अच्छा, 3 tier एप्लीकेशन इन मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। अब ये हमें समझना है कि व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर और व्हाट इज डेटाबेस सर्वर। जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, उस एप्लीकेशन को चलने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्स चाहिए, ये तो अभी हमें आइडिया होगा। तो कोई ना कोई जीबी रैम चाहिए, कुछ ना कुछ हार्ड डिस्क चाहिए एंड सो ऑन। अब एप्लीकेशन बनाते वक्त डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है फोटोशॉप, वो आप लोगों को देते हैं कि आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एंड सो ऑन, उसको यूज़ करते हो। अब जब आप अपने सिस्टम में फोटोशॉप डाउनलोड कर रहे हो तो उसके कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल 4 GB रैम और 8 GB हार्ड डिस्क है। अगर 100 बंदा उस फोटोशॉप को डाउनलोड कर और उसको यूज़ कर, तो कितने जीबी टोटल रैम और हार्ड लगे? 400 GB रैम और 800 GB हार्ड, अगर 4 और 8 वो चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग ये नहीं चाह रहे कि लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड करें, हम ये चाह रहे हैं कि हम उनको उतना डाटा सर्व करें या हम उनको हमारी मशीन पे एप्लीकेशन चले, मेरी स्पेसिफिक मशीन। अब हम लोग ऐसा क्यों चाह रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई मेरी मशीन पे चले। अब जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन, है या फेसबुक एप्लीकेशन है, जितने भी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग को लॉग इन ईमेल पासवर्ड सेंड करना है। जब हम लोग लॉग इन करते हैं, ईमेल पासवर्ड को क्या करता है, पहले ईमेल मैच करता है, जैसे ईमेल मैच होगी फिर पासवर्ड मैच करेगा। अब ईमेल और पासवर्ड मैच करते वक्त ऑब्वियस बात है, उसने फिल्टर या फाइंड का मेथड लगाया एरे के ऊपर। अब वो फिल्टर का मेथड चलते वक्त सिस्टम के कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कोई प्रोसेसर चाहिए, कोई रैम चाहिए, कम ज़्यादा डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूजर्स पर, एरे की लेंथ पर, ये जो भी डाटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब चूंकि ये चीज़ डिपेंड कर रही है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वो सर्वर पर चलाएंगे या क्लाइंट साइड पर चलाएंगे। अब अगर क्लाइंट साइड पर चला रहे हैं तो हमें यूजर्स की सारी लिस्ट क्लाइंट साइड पर लानी पड़ेगी। क्लाइंट साइड का मतलब है कि या यूजर के फ़ोन में जहाँ से वो चला रहा है, या यूजर के लैपटॉप कंप्यूटर पे जहाँ से वो उसको एक्सेस करना चाहता है, यहाँ पर लाके हम लोग वो चीज़ें मैच करें, ईमेल और पासवर्ड सब। जब आप लोगों का भी मेरे पास आ गया और मैंने लॉगिन कर लिया, तो बैंकिंग में फिर वही बात हुई ना, मैं आपका पैसा अपने फ़ोन में अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लूँ, मेरा कोई और अपने बैंक में कर ले, या फेसबुक पर जाके मैं कोई ऊपर नीचे कर दूँ वीडियोज़ पिक्चर्स। तो फिर हम उन्होंने सोचा कि हम लोग सर्वर बनाते हैं। सर्वर एक ऐसी मशीन होगी जो सिर्फ रिक्वायर्ड डाटा भेजेगी, जैसे भी जो भी जैसे भी कैलकुलेशन हो रही होंगी या कोई चीज़ें चेंज करनी है वो हमारी मशीन पे होंगी। क्लाइंट की मशीन पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन हो रही है या मेजर माइनर कोई कैलकुलेशन हो रही है। मेजर माइनर का मतलब है माइनर माइनर, माइनर का मतलब है कि भाई मैंने ऐड टू कार्ट किया। अब एक प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट की, तो इसका मतलब है कि जो टॉप पर वो नैप बार में नंबर शो हो रहा होता है कि आपके 10 प्रोडक्ट कार्ट में ऑलरेडी हैं, तो अब 11 हो गए। तो वो 10 से 11 करने के लिए हम लोग सर्वर पर तक नहीं करेंगे, वो क्लाइंट साइड पर ही कर लेंगे। जहाँ पर हमें सिक्योरिटी इशू, वहाँ पर हम लोग सर्वर यूज़ करें। पहले तो ये था। अब करंट सिनेरियो में एक और यूज़ भी आ गया है कि जैसे जीपीटी, जब भी इतना डाटा लोड होता है ना, हम लोग डाटा लोड करते हैं, वो डाटा लोड होता है वेरिएबल्स के थ्रू। वेरिएबल डाटा स्टोर कर रहे हैं रैम में। 16 GB का वो मॉडल सबने बताया था। अब जीपीटी के इससे भी कही जा रहा है, हंड्रेड ऑफ जीबी का डाटा है उसके पास, जीपीटी के पास, तो फिर थाउजेंड ऑफ जीबी। किस फ़ोन की या किस लैपटॉप की इतनी रैम है? तो फिर उन्होंने वो सर्वर बनाए, बड़े बड़े जीपीयूज लगाए, सिर्फ रैम के नहीं, उसमें जीपीयूज यूज़ हो रहे हैं। अभी एनवीडिया ने एनपीयूज करवा रहे हैं इंट्रोड्यूस, सीपीयूज, जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे नॉर्मल लैपटॉप में या नॉर्मल मोबाइल में नहीं। इसलिए उन्होंने सर्वर मशीन बनाई हुई है ताकि हमारी रिक्वेस्ट जाए, वहाँ पर उसको प्रोसीड करें और रिस्पॉन्स हमें भेज दें। अब दो रीज़न हो गए, एक कि हमारी मशीन जो है वो इतनी स्केलेबल नहीं है, दूसरा हमारी मशीन या जो क्लाइंट साइड है वो इतनी सिक्योर नहीं। इस वजह से उन्हें सर्वर बनाना पड़ा। अब जब सर्वर बना रहे हैं तो सर्वर बनाते वक्त उन्हें वही काम करना है जो क्लाइंट साइड पर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के फोटोशॉप के लिए अगर मैं यूज़ कर,
4 GB रैम लग रही है और 4 GB हार्ड डिस्क लग रही है, सेम सेम कर लेते ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। 4 GB रैम और 4 GB हार्ड डिस्क चल रही है। और इसी तरह मेरे जैसे यहाँ पर हम लोग लाइन में 100 बंदे खड़े कर देते हैं कि भाई इन 100 बंदों ने फोटोशॉप यूज़ कर, उसका मतलब है कि हम सब की 4 4 GB रैम, 4 4 GB हार्ड डिस्क, टोटल 400 GB रैम, 400 GB हार्ड डिस्क। अब जो सर्वर, अगर हम लोग यही कहते हैं कि भाई जो कैलकुलेशन ये जो चेंजिंग हो रही होगी वो सर्वर पे हो रही होगी, सिर्फ रिस्पॉन्स है, यानी जो चेंज हुआ है वो चेंज आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, बाकी सारा डाटा वहाँ पर ही चेंज हो रहा होगा, या जो पिक्चर का कलर चेंज हो रहा है, लाइट ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, सारा का सारी जो प्रोसेसिंग है वो सर्वर पे हो रही है। अब अगर 100 बंदों ने दोबारा साइमल्टेनियसली यूज़ कर, तो इसका मतलब है कि अब उस एक मशीन के अंदर 400 GB रैम और 400 GB हार्ड डिस्क होनी जरूरी है। अब वो जितने यूजर्स आते जाएंगे उस लिहाज से फिर स्केल करते रहेंगे। तो अभी तो 100 यूजर्स की मैंने एग्जांपल दी है, फोटोशॉप पे तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, कोई मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो उनको उस लिहाज से अपना सर्वर स्केल करना। अब ये सर्वर कितने बड़े होते हैं, ये अभी हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अ, पाकिस्तान में नहीं। नहीं, कुछ सर्वर्स हैं, हम ये नहीं कहते कि सर्वर्स नहीं है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं क्या सर्वर है क्या नहीं। मौसम अच्छा हो गया लगता है। खैर, अच्छा ये है कि गूगल का डाटा सेंटर। अब ये जो तारे तूरे या लाइटें लूटें हमें नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े कवर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारा वो सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, सीपीयू है, जीपीयू है। अब कितना बड़ा है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस ह्यूमन हाइट से डर, तो अगर 6 फीट का भी है तो तकरीबन 12 फुट का एक रैक, सिंगल रैक, इसमें अगर हम लोग आग लग जाए, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। वो भी मैंने पूछा ना कि पाकिस्तान में नहीं है, तो मैं आता हूँ उस पर कि क्यों नहीं है। और फिर पीछे तक वो पूरा है। अब इसकी बिल्डिंग की ना ये इमेज है, ये इस तरह से बनाई हुई है, ये सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये बिल्डिंग है, एक और दो पूरी। इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे डाटा सेंटर हैं, बड़े बड़े सीपीयू हैं, बाकी कुछ और भी रूम्स हैं जैसे कोई डाइनिंग रूम होगा, लेकिन मेनली यही है, इसी तरह के सीपीयू। और ये इतने बड़े होते हैं कि जैसे गोल्फ क्लब में नहीं वो एक कार चल रही थी बगी टाइप, वैसी गाड़ियाँ इनके अंदर चलती हैं, पैदल चल के पूरा के ऊपर मैयर रखना या पूरे के ऊपर नजर रखना पॉसिबल नहीं, एक दिन में हम लोग पूरा पूरा नहीं देख सकते, ये इतने बड़े होते हैं। तो अब ये तो हमें पता लग गया कि जी ठीक है कि अब एक सर्वर बनेगा, एक क्लाइंट बनेगा। सर्वर क्यों बनेगा और क्लाइंट क्यों बनेगा वो भी हमें समझ आ गया, क्लाइंट तो बनना ही बनना है क्योंकि अभी वो तो है। सर्वर क्यों बनना है वो अभी हम लोगों ने देख लिया, ठीक हो गया। अब इन दोनों के दरमियान डाटा शेयरिंग कैसे हो, जैसे पुराने टाइम में तो हम लोग क्या करते थे कि अगर किसी को याद हो तो हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू डाटा एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे, सॉन्ग हो गया या कोई फाइल हो गई या मूवी, मूवी तो नहीं है ट्रांसफर होती थी वो इंफ्रारेड पे। फिर हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जब लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ एक डाटा केबल की सहूलत मिल गई, वो एक नेटवर्क बन गया, सॉफ्टवेयर सिंक नहीं हो रहे, चीज़ें नहीं हो रही, मतलब डिफरेंट चीज़ें थी। तो अब हमें ये समझना है कि इंटरनेट क्या है, ताकि हमें ये समझ आए कि डाटा क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट के पास कैसे आ जाए। क्योंकि सर्वर ये कुछ यूएसए में है, इंडिया के मुंबई में है, सिंगापुर में है, अब इस मशीन से मेरा डाटा गूगल तक कैसे जा, ये मैंने समझ। अब ये समझने के लिए अब हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट, कोई आइडिया, हम लोग डेली यूज़ करते हैं।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने थोड़ा स्पेसिफाइड कर दिया, हम लोग इसको और आसान करते हैं कि इंटरनेट इंटरनेट एक चैनल है जो एक मशीन से दूसरी मशीन तक डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है। जैसे अभी के लिए मैं ICKT 2024 के साथ कनेक्टेड हूँ। यहाँ पर कितने लोगों का सिस्टम इसी के साथ कनेक्टेड है? तो है किसी का कनेक्टेड? और इसी वेबसाइट पर आ जाए जिसका इसके साथ कनेक्टेड है, airforshare.com। यही लिखा आ गया आपकी वेबसाइट पर भी? रिफ्रेश कर लो। जो जो बंदा इस सिंपल मतलब इस ICKT के साथ अटैच होगा वो ये डाटा देख सकता है इसी वेबसाइट पर airforshare.com। इस पे ही है। अच्छा क्या है, तो नॉर्मली वैसे तो हो जाता है, या मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है? देख लेते हैं। अच्छा, अब इंटरनेट क्या है? एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करने का एक मीन है। अब इंटरनेट है क्या एग्जैक्टली? इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। एक नेटवर्क, नेटवर्क्स का नेटवर्क, अब नेटवर्क्स के नेटवर्क का क्या मतलब है कि एक नेटवर्क बन गया है इस मॉडम के साथ, जिस मॉडम के साथ हम लोग कनेक्टेड। ये जो मॉडम है इस मॉडम के साथ हम लोग कनेक्ट हैं, फिर ये मॉडम आपस में कनेक्ट है, और इसी तरह सारा का सारा इंटरनेट कनेक्ट है। अब इंटरनेट बना कैसे है कि बेसिकली नेटवर्क्स बनते, छोटे छोटे नेटवर्क बन गए कि जस्ट लाइक मैंने बताया कि ब्लूटूथ से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कर रहे हैं तो वो भी एक नेटवर्क है, और वायर के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी नेटवर्क है। अब दो नेटवर्क बन गए, एक वायरलेस और एक वायर्ड। अब इन दोनों नेटवर्क के अपने अपने यूजेस, अपने अपने ड्रॉबैक्स और अपने अपनी पॉसिबिलिटीज हैं। वायरलेस का ये है कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। वायर्ड का ये है जितनी मर्जी लंबी तार डाल, अब जितनी मर्जी भी नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम लेंथ में हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि एक सर्टन लेवल के बाद जाकर सिग्नल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमें डिफरेंट राउटर और हब लगाने पड़ते हैं ताकि उस सिग्नल को दोबारा से बूस्ट किया जा सके। तो नेटवर्क बनते थे आहिस्ता आहिस्ता, कंपनीज के अंदर अपनी पूरी बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे डाटा भेजना है, या टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर, सो ऑन, वो सारा का सारा काम चलने लग गया, चीज़ें चलने लग गई आहिस्ता आहिस्ता। फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मिलके एक कंपनी बनाई, जिसका नाम मेरे माइंड से निकल गया। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन। उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट मोटी मोटी बड़ी बड़ी वायर्स डाली अंडर सी, पूरे के पूरे कंट्रीज को कनेक्ट किया, एंड तो कि उन्होंने एक इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया वायर्ड कि वो पूरी दुनिया को एक साथ अटैच कर। सबमरीन केबल्स जिन्हें बोलते हैं, या अंडर वाटर केबल्स हैं जो अक्सर हम लोग न्यूज़ में भी। अंडर वाटर
ये इस तरह के वायर। ये ये होती हैं डिस्कनेक्ट भी, ख़राब भी होती है, फिर ड्राइवर जाकर इन्हें सही भी करते हैं। जब हमारा इंटरनेट डाउन हो जाता है उसकी वजह यही होती है कि वो किसी, कह लो कि कुछ सी एनिमल्स होते हैं, कोई वेल है, कोई शार्क है, उसने डिस्ट्रॉय कर दी उसको। लेकिन ये बहुत हैवी होती है, तो हो जाता है, अक्सर हो जाता है वो, बट वो करते हैं। अब उन्होंने बड़ी बड़ी वायर्स डाल और पूरी दुनिया को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना दिया, जिसे हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। भाई वहाँ से डाटा शेयर करेंगे तो पूरी दुनिया में जा सकता है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या है। इसी तरह अब हम लोग जो बात करते हैं कि भाई मैंने क्लाउड सर्वर ले लिया यूएसए, तो मेरा डाटा यहाँ से यूएसए में कैसे जा रहा है, उसी चैनल के थ्रू उन्होंने पूरी दुनिया में वायर्स डाल। वायर्स डालने के बाद क्या हुआ कि उन वायर्स से आगे डिफरेंट वायर्स निकली, जो हमारे यहाँ तक पोल्स तक आ रही हैं, फिर उन पोल से हमारे घरों तक वायर आती है, और उस वायर के आगे हमारा राउटर लगा, और उस राउटर के थ्रू हम लोग को यूज़ कर। अब उनको ये सब करने का क्या फ़ायदा था? मतलब मैं अगर वायर डाल रहा हूँ पूरी यहाँ से यूएसए तक, तो मेरा तो करोड़ों रुपए में खर्चा आ जाएगा। तो मुझे इसका क्या फ़ायदा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ? तो वो इस चीज़ का बाकायदा हमसे चार्ज करते हैं। ये जो हम लोग मंथली फ़ी पे कर रहे हैं, ये उन्हीं वायर्स को यूज़ करने की पे करते हैं। ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों को 10 GB इंटरनेट मिला या 50 GB इंटरनेट मिला, 15 GB इंटरनेट मिला, वो हमें इंटरनेट 15 GB नहीं मिला। वो हमें मिला कि हम लोग कितना जीबी डाटा उस वायर के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 15 GB कर सकते हैं, 20 GB कर सकते हैं, जो भी पैकेज के अंदर मेंशन हो। वो डाटा हम लोग अपने इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप का हो सकता है, सो। अब जब मुहर्रम होते हैं या कोई और बनती हैं, तो हमारी गवर्नमेंट इंटरनेट बंद कर देती है, तो वो बेसिकली इन वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देती है। उनके पास मेन स्विच है और उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। एक तो वजह ये है। अब हमें ये भी पता लग गया कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह आ कैसे रहा है, और हम लोग उनको पैसे कैसे पे कर रहे हैं और क्यों पे कर रहे हैं, सो। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि इंटरनेट या जो सिग्नल है वो कैसे बनता है। इंटरनेट का सिग्नल कैसे बना जो हमारे मोबाइल पर आ रहा है, वो सिग्नल किसी तरह बनता नहीं। तो बेसिकली डाटा एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो हमारे मोबाइल के अंदर ही सिग्नल बनता है। वायर्ड बन रहा है या वाईफाई का बन रहा है, तो वो हमारे पास पहले भी था, ब्लूटूथ का। बस अब ये है कि उसकी रेंज बढ़ा दी। तो जिस तरह हम लोग इन वायर को यूज़ करने के पैसे, सॉरी, जिस तरह हम लोग मोटर को यूज़ करने का एक टूल टैक्स पे करते हैं, इसी तरह हम लोग इन वायर को यूज़ करने का पैसा पे करते हैं। वो फिर उसकी उन्हीं पैसों से उसकी सिक्योरिटी को और चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो अब चूँकि वायर का एक फ़ायदा तो ये है कि मुझे इंटरनेट बंद करना है, मैं वायर डिस्कनेक्ट कर दूंगा, बाद में कनेक्ट कर दूंगा। जब कनेक्टर लगे होते हैं मैं कनेक्टर उतार दूंगा, इंटरनेट बंद, कनेक्टर लगा दूंगा, वो चल गया। अब एलॉन मस्क ने इसका जो सोल्यूशन निकाला है, स्टारलिंक, वो कहता है कि जी वायर्ड सिस्टम में ख़त्म करो, सैटेलाइट से। अब गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम है कि ये गवर्नमेंट उसके ऊपर हम लोग रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएंगे। अगर क्या उसे कहते हैं कि एलॉन मस्क के साथ ये लोग डील कर भी लेते हैं कि आप हमें को सॉफ्टवेयर बना के, तो हम लोग यहाँ से दबाएं बटन और पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, तब भी क्या गारंटी है कि एलॉन मस्क वो सॉफ्टवेयर चलता रहने देगा। वो इनका सॉफ्टवेयर डिस्कनेक्ट कर दे, तो इनका सॉफ्टवेयर ही सैटेलाइट से डिस्कनेक्ट कर दे, क्योंकि सारा कंट्रोल तो एलॉन मस्क के पास है इसकी। सही है। हाँ, स्टारलिंक एक्टिव है पाकिस्तान में।
ये इस तरह से उनकी सैटेलाइट मूव कर रही हैं और ये लाइव पिक्चर। बिल्कुल। लेकिन ये मूव कर रहे हैं, ये एक जगह स्टिल नहीं है, मूव कर रहे हैं ग्रेविटी के साथ साथ मूव कर रहे हैं। काफ़ी नीचे हैं। अब सैटेलाइट के ऑर्बिट में क्यों नहीं है, वो उसकी सिंपल सी रीज़न है कि उस ऑर्बिट से ज़मीन तक सिग्नल भेजना आसान काम है। उसकी कॉस्ट बहुत आ जाएगी जो नॉर्मल यूज़र बियर नहीं कर सकता, कनेक्ट करना चाह। अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है। बिल्कुल। नासा पे कर रहा है। नासा क्यों पे कर रहा है? नासा इसलिए पे कर रहा है, वो सैटेलाइट के थ्रू डाटा इस सर्वर को भेजेगा और इधर से वहाँ उनके जो भी डाटा सेंटर। अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, पहुँचाया भी नहीं जाता। जैसे अक्सर आप लोगों ने क्रूज देखे होंगे ना, क्रूज शिप्स जो बड़ी बड़ी होती हैं, फिर जाते हैं वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, समुद्र के दरमियान में कहीं पे इंटरनेट नहीं है। या जो हमारे नेवी के लोग होते हैं किसी भी कंट्री के, वो विदाउट इंटरनेट और विदाउट फोन रहते हैं। उनके रिसीवर लगे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो अपने आर्मी के साथ बात करने के लिए है ना। अगर पीछे अगर उन्हें फैमिली से कुछ डिस्कशन करनी है तो वो बहुत देर बाद होती है उनकी डिस्कशन। तो ये इससे बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि सैटेलाइट तो उस समुद्र के ऊपर से भी गुजरेगी। जब समुद्र के ऊपर से गुजरी है तो नीचे सबमरीन में वहाँ तक इंटरनेट मूव करेगा। अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह डाटा कैसे आ जाए। अब जब डाटा आ जा रहा है तो डाटा आते जाते वक्त हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ब्लूटूथ करते वक्त हम लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता था कि एक तो दोनों मोबाइल पास पास रहें, सिग्नल की रेंज में रहें, और दोनों मोबाइल ऑन रहें। अगर एक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, चाहे सेंडर चाहे रिसीवर, तो वो डाटा फेल हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो भी, और हमारी जो क्लाइंट साइड है वो भी, वो स्विच ऑन रहनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस, डाटा सेंड करने में और डाटा रिसीव करने में, वरना वो हमारा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब ये तो हमें क्लियर है। अब चूंकि उसको 24 घंटे ऑन रखना है, तो इसका मतलब है कि उस सर्वर में मुझे या किसी को भी 0% इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक चाहिए। वो अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। किसी भी वक्त कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर अनसर्टेनिटी खुदा न खास्ता हो जाती है और वो अपना जनरेटर वगैरह चला के डील कर लेते हैं, तो उसके बाद दोनों तरफ इंटरनेट आना ज़रूरी है, और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। कुछ भी हो सकता है, मतलब आमतौर पे वैसे तो मुहर्रम पे हो जाता है अक्सर, 9-10 मुहर्रम को ऐसे इस दफ़ा तो आते रहे सिग्नल, लेकिन हो जाते हैं अक्सर सिग्नल बंद हो जाते हैं। नेट स्लो था शायद, लेकिन मेरा सही चल रहा था तो ये हो गया। खैर, तो मुहर्रम पर हो जाता है या किसी भी वजह से हो जाता है, फिर इनको 24 घंटे ठंडा रखना पड़ता है। मतलब ये जितनी भी मशीन है इसके अंदर 24 घंटे एसी चल रहे होते हैं। लास्ट टाइम जब हम लोगों की क्लास नहीं हो रही थी तो वहाँ पर हम लोग गए थे आईटी सेंटर। तो वहाँ पर हम लोगों ने ना, मैंने आगे जाके वो ऑफिस का दरवाज़ा खुलवा दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ एसी चल रहे थे। अब वो एसी कैसे चल रहे थे, वहाँ पर एक रूम में सर्वर था, वहाँ पर ऐसे ही सर्वर पड़े हैं लेकिन छोटे साइज के पड़े। अब वो सर्वर यूनिवर्सिटी के अपने सर्वर, वो इतना बड़ा सर्वर नहीं, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी का डाटा मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो उनके ऊपर दो एसी लगे हुए हैं 1.5 टन के, जो 16 डिग्री पर 24 घंटे चलते हैं। एक एसी 12 घंटे ड्यूटी करता है, फिर दूसरा एसी 12 घंटे। तो वो साइमल्टेनियसली चल रहे हो, सॉरी अल्टरनेटिवली चल रहे हो। दो एसी लगे हैं उस कमरे में और वो 24 घंटे चलते हैं, वो बंद नहीं होते। अगर आप लोग यहाँ से निकलोगे ना, इसी रोड पर जाओगे आगे, दो जनरेटर लगे हुए हैं बड़े, एक मेरा ख्याल येलो कलर का, एक ब्लू कलर का। तो एक जनरेटर सिर्फ और सिर्फ सर्वर वाले सेंटर्स के लिए।
फिर उनके लिए सोलर पैनल भी लगाए हुए हैं कि लाइट भागना हो। फिर उसके बाद हमें उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा कि आग लग ना जाए, तो आग लगने के लिए तो हमने एसी चला दिए, कि सॉन्ग चिल रहे कि वो मशीन गर्म ही नहीं होगी। बट अगर कोई वाकया हो जाता है, कोई अटैक हो जाता है, कोई 9 में ही हो जाता है दोबारा, मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ना, लोगों की प्रॉपर्टीज जलाई गई, गाड़ियाँ जलाई गई, सड़कों पर मोटरवे पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उस चीज़ की गारंटी कौन लेगा कि जो वहाँ पर जिस जिस कंपनी का डाटा स्टोर है, मशीन तो चलो नहीं आ जाएगी, डाटा कहाँ से है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को क्विज का डाटा वहाँ पर पड़ा है और वो डाटा जला दिया गया, यही ऐसी तो गया, या कोई भी और अदारा तो गया ना, कि भाई इतना डाटा था वो जल गया। या ओपन एआई का कोई डाटा सेंटर यहाँ पे बना हो, उसका बैकअप ना हो, मतलब उसका बैकअप भी उसी डाटा सेंटर में हो, डाटा सेंटर जल जाए, ओपन एआई तो गया। तो इसलिए अभी तक पाकिस्तान में नहीं है, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में नहीं है। डीएचए में हर डाटा का ही अपना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब डाटा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं ना, तो उस डाटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग साथ में भी भेज रहे होते हैं। तो वो उन डाटा में एक की होती है होस्ट नेम के नाम से, उसके साथ मेंशन होता है कि ये इंस्टाग्राम का डाटा है, ये किस वेबसाइट का डाटा है, वहाँ से फिर वो मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि डाटा फायर वॉल के थ्रू होकर गुजर, वो वहाँ से मैनेज हो जाता है, वो कोई इतना इशू नहीं है। डाटा के ऊपर हमारे यहाँ नज़र है सारी, चाहे एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही है, लेकिन हर जगह नज़र है, उनको हर जगह पता लग रहा है। अब क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, क्लाइंट से सर्वर तक डाटा जा कैसे रहा है, पाकिस्तान में सर्वर क्यों नहीं है, और इंटरनेट क्या है, ये 3 4 5 टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन। आगे चलें, क्या आगे? डिफरेंट चीज़ें हैं ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पूरी करना, अब ये सियासत का काम है, ये करंट गवर्नमेंट का काम है। कि अगर मैं डाटा सेंटर बनाता हूँ, क्योंकि डाटा सेंटर मैंने आपको दिखाया इतनी बड़ी बिल्डिंग है, और अगर यही पिक्चर हम लोग देखें, अच्छी खासी मशीन है ना, जैसे एक मैकबुक की अगर आप लोग M2 Pro लेने चले जाओ, तो 10 12 लाख की M2 Pro आ जाती है। अगर मुझे कोई इतना बड़ा सिस्टम लगाना है, तो एक जीपीयू लगाना है कोई 90 GB का, तो वो 50 60 लाख का जीपीयू है एक। तो यहाँ पर तो थाउजेंड्स ऑफ जीबी लगे हुए हैं, सॉरी थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज लगे हैं वैसे, उससे भी महंगे महंगे लगे, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये बने। और मुझे अगर इसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो मैं इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करूँगा? गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, या और भी जो चीज़ें हैं। बाकी छोटे मोटे सर्वर हर अदारे ने अपने अपने बनाए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का अपना है, बोर्ड वालों का अपना सर्वर है, बैंकिंग वालों का अपना सर्वर है, और उसके बाद आर्मी वालों का अपना सर्वर है। वो अपने सर्वर क्यों बनाए? जहाँ पर हमें सिक्योरिटी चाहिए। अब चूंकि ये अगर हम लोग क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हमको हमारा सर्वर गूगल के कंट्रोल में। हमारा सर्वर भी नहीं, नहीं नहीं, अभी आप मेरी बात समझे नहीं। दो चीज़ें हैं, एक है कि अच्छा, ये तो क्लियर है ना यहाँ तक। मैं अब आपको समझाता हूँ, आपका आंसर क्वेश्चन का ना थोड़ा सा एक